जगह बालोद, संविधान बचाओ रैली का मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर हमला। बघेल ने एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर साधा निशाना। फिर शुरू हुई सियासी बहस। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराए के। आज वो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के बंधुआ मजदूर बन गए। आज ईवीएम में जब का वोटर नहीं है तेकर से ज्यादा वोट पड़ा था, जब का वोट डाली तेकर से ज्यादा वोट निकला थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा देश की निर्वाचन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े करना और निर्वाचन आयोग को बीजेपी नेताओं का बंधुआ मजदूर बताना जाहिर है बीजेपी को रास नहीं आया। जवाब में बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भूपेश बघेल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश का बयान ऐसा है जैसा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इधर भाजपा के इस तरह के हमलों के बाद कांग्रेस का भी पलटवार आ गया। वैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उलूल की बातें कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, क्योंकि कोई बात गलत नहीं कही। ये आश्चर्य की बात नहीं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव में वोटरों की संख्या कम और विधानसभा के चुनाव में 1.5 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप पर, उनके मजदूर के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। फिलहाल भूपेश बघेल के बयान से एक बार फिर राजनीतिक पारा हाई है। इस बार एक तीर से बघेल ने 2 निशाने साधे हैं। चुनाव आयोग को भी निशाने में लिया है और भाजपा नेताओं पर भी तंज कसा है। इस पूरी राजनीति के पीछे मकसद एक ही है, भाजपा की जीत को संदिग्ध बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस कांग्रेस के पुराने आलाप पर जो कि गाहे बगाहे कांग्रेस के नेताओं द्वारा सुनने को मिलते हैं। खास तौर पर संवैधानिक संस्थाएं इस समय कांग्रेस के निशाने में हैं, क्योंकि कांग्रेस कर रही है संविधान बचाओ रैली और इस संविधान बचाओ रैली में बताने की कोशिश यही है कि संवैधानिक संस्थाएं आखिर काम किस तरीके से कर रही हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी को एक कटघरे में खड़े करने की भी कोशिश है और इस बार भूपेश बघेल ने जो निशाना साधा है वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर इसलिए भी है क्योंकि जो पिछली हार है उसे वो एक तरीके से बताने की कोशिश में ये है कि वो हार हुई नहीं है बल्कि चुनाव आयोग में कहीं ना कुछ गड़बड़ था। क्या ये आरोप सच है? और पूरे देश भर में इस तरीके की जब बहस उठी है तो इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके के आरोपों का मकसद क्या है, क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे बीच के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और पीछे छुपे निहितार्थ को समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये नई बहस नहीं है कि चुनाव आयोग जो है वो किसी के इशारे पर काम कर रहा है या किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर से इस तरीके की बहस को छेड़ने के पीछे का मकसद क्या होता है, अमित श्रीवास्तव जी से समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, अभी तो कोई चुनाव हुआ भी नहीं है और चुनाव पिछला हुआ उसे करीब 1.5 से अधिक साल हो गए। बघेल जी का ये बयान क्या बताता है और क्या कहना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस के इस पूरे बयान के पीछे मकसद क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे मोहन जी, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। और लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो देश में चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पे इस देश को लाके उन्होंने वो चुनाव खड़ा किए हैं।
और ये चुनाव देश बनाने वाले और देश बिगाड़ने वाले के बीच में था। और लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट आया, जनमानस ने जिस प्रकार का अपने मताधिकार का प्रयोग किया, हमने बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनता का जो निर्णय है हमें बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया। और ये भी जनता ने बताया कि लगातार जो भ्रम और भय का जाल लगातार फैलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम क्यों कहते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल हम नहीं उठाते हैं। 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था, क्या हमारा चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है क्या वो निष्पक्ष हो रहा है। मैंने आपको डेट भी बता दी, 24 नवंबर 2022। और भरोसा सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा विस्तृतता पर सवाल अगर उठ रहा है और एक भी व्यक्ति को अगर उस पर प्रश्न उठता है तो चुनाव आयोग को उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मोहन जी, कि निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ओडिशा में जो आईएएस अधिकारी थे, है ना, वो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर रोक दिया था जांच के लिए। 15 मिनट प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर रुका और बाद में उस आईएएस को, क्योंकि वो चुनाव पर्यवेक्षक थे उड़ीसा के, बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें हटा भी दिया गया और सस्पेंड भी कर दिया गया। दूसरा, जो चुनाव आयोग की जो रवैया है वो कहीं ना कहीं बायस, जो कहते हैं ना, पक्षपाती एम्पायर की तरह है। और हम जब कहते हैं पक्षपाती एम्पायर की तरह क्यों है, तो मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं क्यों भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है। भाजपा नेताओं के द्वारा जो पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता पे भाषण दिया गया था, उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जो बीजेपी को लेकर चुनाव आयोग बेहद नर्म है और कांग्रेस को लेकर बहुत गर्म है। अब क्यों मैं कहता हूं वो सुनिए। कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया गया था, हमने शिकायत किया, बाद में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट से जाके उसमें विवेक तनखा जी वकील थे, उन्होंने उस खाते को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो खाता खुला, हमको प्लेइंग लेवल फील्ड मिली। और जब हमने शिकायत किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब मुद्दा आया, उस पर भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में ये कहा था कि ये घुसपैठियां हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। मोदी जी को नोटिस नहीं दिया गया, नड्डा जी को नोटिस दे दिया गया। ये भी चुनाव का भेदभावपूर्ण रवैया था। चुनाव आयोग कुल वोटों की संख्या की बजाय वोटिंग प्रतिशत बताया जाता है। आप बताइए, जब तक वोटों की संख्या की जानकारी ना हो तब तक प्रतिशत का मतलब क्या है। महाराष्ट्र में चुनाव 5 बजे के बाद 84 लाख वोट बढ़ जाते हैं, 11 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं भरोसा कमजोर होता है। और स्वस्थ लोकतंत्र में मोहन जी अति आवश्यक है कि संवैधानिक संस्थाओं पे, लोकतंत्र में जो जनता होती है उसका विश्वास होना चाहिए। दागी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और एक स्वस्थ भारतीय लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कुछ तर्क हैं आपके, ठीक है, आ गई बात आ गई। और वो तर्क हम लगातार पिछले लोकसभा चुनाव से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद हरियाणा का चुनाव भी हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव भी हो गया। जो आरोप हैं कुछ उसी तरीके के हर बार आते हैं, पर इसके पीछे जो मकसद है वो एक ये है कि नैरेटिव सेट हो रहा है कि भाई जीत अगर बीजेपी रही है तो कारण ये है, जहां कांग्रेस जीत रही है वहां पर सवाल नहीं है। चौहान जी से समझने की कोशिश करते हैं। चौहान जी, आप लोग लगातार जीतते हैं, लेकिन ये एक तरीके से एक बढ़िया पुलाव और उसमें कुछ कंकड़ के दाने आने जैसा है, और ये बात जब जब आती है आप लोग की जीत कम कर आंकी जाती है, एक तरीके से कटघरे में खड़े रहती है ये जीत। क्या कहेंगे ऐसे आरोपों पर? देखिए, कटघरे में खड़े करने का जो काम है तिवारी जी, वो हमेशा से एक ही जन के पास रहा है और हमेशा ही एक जन के पास रहेगा, और वो है जनता। जनता जो चाहती है, जनता जो समझती है, जनता जिसके पक्ष में जाती है, वो उसको अपना आशीर्वाद देती है। जिसको वो समझती है कि वो सक्षम है, उसी को जाके आशीर्वाद देती है। और दूसरी बात ये है, हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। न्यायपालिका है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। जब आपने इतनी गलतियां गिनाई हैं, तो इस गलतियों को लेके आपको न्यायालय में जाना चाहिए था, कटघरे में खड़ा करना चाहिए था जो दोषी हैं। और अगर आपने न्यायालय में लेके गए हैं तो क्यों निर्णय नहीं आया, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जब 2014
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो क्या जो इलेक्शन बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन है, या ईवीएम जिसके ऊपर आप निशाना साधते हैं, तो क्या ईवीएम भारतीय जनता के पक्ष में हो गया था? आपको ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए और बोलते समझते हुए भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप कैसे, वो आप जानते हैं आप किसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे? आप उंगलियां उठाएंगे कि हमारा नेतृत्व नहीं है, आप ये बोलेंगे कि हमारे पास नैतिकता नहीं है, आप क्या बोलेंगे हमारे पास नेता नहीं है, क्या आप ये बोलेंगे हमारे पास नीति नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं आपकी खामियां आप उठाते हैं चुनाव आयोग पर या ईवीएम पे। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। आप जब पंजाब में जीतते हैं तो क्या होता है? आप जब हिमाचल में जीतते हैं तो क्या होता है? आप जब झारखंड में जीतते हैं तो क्या होता है? तमिलनाडु में जीतते हैं तो क्या होता है? तेलंगाना में जीतते हैं तो क्या होता है? और कर्नाटक में जीतते हैं तो क्या होता है? तो ये आपको वहां पर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहता। आप जब एक साथ 3 स्टेट जीतते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अपना मध्य प्रदेश जीतते हैं, और उसके 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप 70 सीटों में सिर्फ 3 सीटें लाते हैं, तो क्या ये चुनाव इलेक्शन का और ईवीएम का है? और एक बात और तिवारी जी, नगरीय निकाय चुनाव में, नगर निगम में आप 10 में से 0 लाते हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन की देन है? अगर आप क्या बोलते हैं, नगर पालिका में 49 सीटों में 8 सीटें लाते हैं, तो क्या वो ईवीएम और इसका दोष है? और उसके बाद जब नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो आप 114 में 22 सीटें लाते हैं, तो क्या वो ये ईवीएम से तो नहीं हुआ था, ये तो बैलेट पेपर से हुआ था, तो वो उसमें क्या मतलब चुनाव आयोग की देन है? तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए कि आप जनता के निर्णय को इस टाइप से बोल रहे हैं, अपनी खामियों को ऐसे गिना रहे हैं। आपको ये बोलते बोलते थक नहीं गए हैं? ठीक है, चलिए, आपको शर्म नहीं आती? चलिए आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन इस पूरे बयान को बार बार दोहराने का मकसद क्या है? क्या कुछ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है इन बयानों के जरिए? हम अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार बयानों के जरिए एक माइंडसेट बनाने की कोशिश होती है। अनिल जी, छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया जाना भूपेश बघेल का क्या बताता है? क्या कोशिश है इस बयान के जरिए? देखिए मोहन, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सवाल आज से नहीं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी था। अब सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही, तो क्या इस जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर या ईवीएम पर क्या पहले भाजपा ने सवाल नहीं उठाए थे? सवाल दोनों ही पार्टी ने उठाए थे। पहले भाजपा उठा चुकी है। जफर इस्लाम जो है, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े बहुत जोर शोर से उछाला था और शायद किताब भी लिखी है, और उसके बाद अब ये कांग्रेस कर रही है। देखिए, सवाल जीत का होता है जश्न और हार की होती है समीक्षा, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य से जीत का जश्न तो होता है, लेकिन हार की समीक्षा नहीं होती, हार का ठिकरा फोड़ा जाता है। अब हार का ठिकरा फोड़ोगे किस पे? जनता पे तो फोड़ नहीं सकते। आप जनता को अगर कहेंगे कि जनता मूर्ख है और इसने ठीक चुनाव नहीं किया, तो जनता तो दोबारा पूछेगी नहीं। तो आप आरोप किस पर लगाओगे? जो निर्जीव है, मशीन पर लगा दिए, ईवीएम मशीन पर लगा दिए। अरे भाई, इस बार तो बैलेट पेपर से भी तो चुनाव हुआ था। बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद आप ही की डिमांड थी कि बैलेट पेपर से करा, तो बैलेट पेपर का एक्सपेरिमेंट हो गया, वो भी आपके फेवर में नहीं रहा। फिर सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं है, तो पिछली सरकार में तो भाजपा एक भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। उपचुनाव हारी, विधानसभा हारी, लोकसभा में तो ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत भी चुनाव जो है उसमें कांग्रेस ने भाजपा को का सुपड़ा साफ कर दिया था। तब यही मशीनें, तब यही मशीनरी, तब यही सिस्टम, तब यही चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, तब सब ठीक था। तो आप हार के कारण आपको खोजने चाहिए, आपको हार के जो है ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए। आप दूसरी बात,
जब आप खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सवाल किया था 14 नवंबर को कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तो है, आपको उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, आपको उसमें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। ये जो देश की संवैधानिक संस्था हैं उन पर आरोप लगाने का जो है सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस हथियार का आप एक नहीं कई बार उपयोग कर चुके हैं और हर बार ये हथियार फेल हुआ है। तो अगर आपके फेवर में आ रहा है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल। और दूसरी बात, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, तो फिर ऐसे समय में चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की जगह कोई और अच्छा मुद्दा ढूंढते, कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा है, या आपको जो लगता है कि आपके जो प्रिय सब्जेक्ट्स हैं अडानी और बस्तर, तो आप उधर भी देख सकते थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि बार बार चुनाव आयोग का नाम लेना, बार बार चुनाव आयोग और ईवीएम को गाली देना, ये जनता के मन मस्तिष्क पर अब कोई छाप छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता ने इन आरोपों को कई साल से देखा है, उसके बावजूद फैसला उसको जो देना है वो दे रही है। पिछली बार आपके कांग्रेस के सारे फैसले कांग्रेस के फेवर में थे, इस बार सारे फैसले जितने आए वो भाजपा के फेवर में थे। जनता ने जो है अपना फैसला सुना दिया। अब आपको चुनाव आयोग को माफ कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब चुनाव आयोग खुद कहेगा एक दिन बख्श दो। अरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत के मुद्दे तय कीजिए, हार का कारण ढूंढिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई परसेप्शन ठीक कर सकता है। ठीक, और क्या ये जो बार बार कहा जाता है चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर है, ये बंधुआ मजदूर जीत हार भी तय कर सकता है क्या? जिता सकता है क्या किसी को? कुछ थोड़ा बहुत मदद समझता है? देखिए, बैलेट पेपर की बात करते थे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम हैक हो जाता, वो हो जाता है बैलेट, तो आपने तो बैलेट पेपर से करवा दिया ना, तो बैलेट पेपर का तो एक्सपेरिमेंट आपके फेवर में नहीं आया। तो फिर आप अब जब बैलेट पेपर भी आपके फेवर में नहीं आ रहा है, ईवीएम भी आपके फेवर में नहीं आ रहा है, तो फिर आप तो सीधा उनकी जगह जो कभी हमने तो देखा नहीं है, हमने तो सिर्फ सुना ही है कि बूथ छापते थे, बूथ लूटते थे, फर्जी वोट डाल देते थे। वो सिस्टम अगर आप लागू कर सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में जो होता था, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कभी नहीं हुआ बूथ कैप्चरिंग वगैरह, अगर फिर वही एक उपाय बचता है। ये ईवीएम और चुनाव आयोग ना किसी को जिता सकते हैं, ना किसी को हरा सकते हैं। हराती है जनता और जिताती है जनता। आपको ईवीएम सेट करने और चुनाव आयोग के अधिकारियों को सेट करने से ज़्यादा अगर आप जनता को सेट करने में लगेंगे, तो जनता अगर सेट होती है तो सारे निर्णय आपके पक्ष में आएंगे, आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। और अमित जी, और जनता एक बार आप लोगों के लिए सेट भी हुई भाई, 2018 में तो ऐसी सेट हुई कि इनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। तो ये अब जनता को आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते लुभाने का? अब संविधान बचाओ रैली में इस तरीके की बातें कहकर जनता का कितना भरोसा जीत पाएंगे? और कोई ठोस कारण तो बता नहीं पा रहे हैं आप लोग कि भाई इन कारणों से ही जीत हार तय हो जाती है। देखिए मोहन जी, 543 जो सीट्स हैं उसमें लगभग 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और 7 चरणों में चुनाव हुआ। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स जो है और सोशल कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और याचिका को सुनते हुए जस्टिस जो पूर्व न्यायाधीश थे हमारे देश के, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, जस्टिस JB पादीवाल जी और मनोज मिश्रा जी ने उसकी सुनवाई की थी, और उसमें यही मांग की गई थी कि भाई अगर चुनाव हो गया है तो 17C फॉर्म क्यों नहीं आप देते? पहले भी तो चुनाव होते थे। अभी अनिल भैया बैठे हैं, पर बहुत ही वरिष्ठ है, हम लोग बचपन से भैया को सुन रहे हैं। भैया भी जानते हैं कि पहले चुनाव होता था मोहन भाई, और शाम तक या रात तक ये आ जाता था कि कितना वोट पड़ा है। अब आप बताइए कि आज 11 दिन तक रिजल्ट नहीं आता, मतलब उसका कितना प्रतिशत वोट हुआ है, कितने लोगों ने वोट डाला है, और अचानक 5 बजे के बाद महाराष्ट्र जैसी जगह में 84 लाख वोट बढ़ जाते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता मोहन जी। और दूसरा, मैं आपकी बात से एक ही चीज कहना चाहता हूं मोहन भाई, कि अगर आप मुझको बताइए, जब तक संख्या की जानकारी ना हो तब तक आप प्रतिशत कैसे बता सकते हैं? आप संख्या तो बताते नहीं है, आप प्रतिशत उसका डिक्लेयर कर देते हैं। आप लोगों को जो कैंडिडेट होता है, मैं भी आरओ रहा हूं, 2 चुनाव में रहा हूं, मुझे पता है कि उसमें सिग्नेचर होता है, सारे लोगों का पता रहना चाहिए कि कहां कितने कौन से मतदाता प्रत्येक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा चुनाव है तो हर संसदीय क्षेत्र का जो डेटा जारी होता है उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र से वोटर टर्नआउट जो डेटा होता है
वो भी जारी करना होता है, लेकिन 11-11 दिनों तक नहीं आना। पहले तो हाथ से गिनते थे और 24 घंटा में सारा चीजें हो जाती थी। अब आपके पास आप ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और आप 11-11 दिनों तक डाटा जारी नहीं करते तो संचय पैदा होता है। और मैंने कहा ना, जहां भरोसा अंतिम आंकड़े नहीं आते, आंकड़े आते हैं पर अंतिम आंकड़े नहीं आते, ये है। उसमें कितना अंतर होता होगा? 1-2% का अंतर होगा मोहन जी। एक वोट से जीत हार होती है, एक वोट से। हमने देखा है, एक वोट से जीत और एक वोट से हार होती है। मेरा एक ही चीज कहना है, और मेरे काबिल मित्र भी कह रहे थे आपको शर्म नहीं आती, कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। मतलब इस देश में अगर आपने कुछ प्रश्न कर दिया तो या तो आप देशद्रोही हो जाएंगे या आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। भाजपा के लोग कहेंगे आपको शर्म नहीं आती। अरे जवाब दे दीजिए आप। आप इतने पाक साफ थे तो आपको क्यों मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के बनाना पड़ता है? क्यों आपको महाराष्ट्र में सरकार गिरा के बनाना पड़ता है? क्यों मणिपुर, गोवा, अनगिनत ऐसी जगह जहां आपने लोकतंत्र को कलंकित किया? और देश की जनता कहती है इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। आपका विश्वास ही नहीं है लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र में विश्वास होता तो आपके अनंत हेगड़े जी, लल्लू सिंह जी, अरुण गोविल जी, ऐसे अनगिनत लोग नहीं कहते कि हम 400 पार आएंगे। जवाब भी सुन लीजिए चौहान जी। ये बहस जो है वो इसी तरह से बार बार आती है कि भाई वोट परसेंटेज की जानकारी, वोटर का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों पर कुछ तथ्यात्मक बीजेपी की ओर से भी नहीं आता और इसीलिए ऐसी चीज़ों को हवा मिलती है। अभी जो अमित जी कह रहे थे। तिवारी जी भाजपा को वोट ही नहीं दिया है पूरे गांव के, कैसे भाजपा का कैंडिडेट जीत गया? जब चलिए जी बोल दीजिए चौहान जी, आप जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए। चौहान जी, बहानेबाजियां सुनते सुनते मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। जनता थक ईवीएम की वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने बोला कि जनता निर्णय खुद ही लेती है और वो चुनाव आयोग जो है या ईवीएम जो है वो उस निर्णय को बदल नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस देश का, उस समय ये वाली परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी केंद्र सरकार की परिस्थितियां हैं या राज्यों में परिस्थितियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो 1975 में परिस्थिति थी कांग्रेस की। उस समय जो उनका दबा था, जो उनकी मतलब कमांड थी, जो उनका मतलब पूरी सभी चीजों में मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद 1975 में जनता ने पलटा के रख दिया था। क्यों हुआ ऐसा? जनता किसी की नहीं होती है। जनता ये देखती है कि हमारे देश को चलाने वाला कौन है, वो ठीक ठाक है कि नहीं है। जनता उसी को जानती है। दूर दूर तक किसी भी पार्टी का नामो निशान नहीं था। सब लोग गठबंधन और गठजोड़ करके एक पार्टी बना रहे थे और उसमें क्या बोलते हैं, जनता ने उसके ऊपर विश्वास जता दिया। सबसे बड़ी पार्टी को नकार के रख दिया। जनता जनता है तिवारी जी, और जनता सब जानती है। और सबसे बड़ा जनता ही जनार्दन है और सबसे बड़ी अदालत भी जनता। आप उसके सामने कोई भी झूठ नहीं और कोई भी गलत चीजें नहीं टिक सकती। ठीक है। अगर आपकी पार्टी सही है और जनप्रतिनिधि गलत है तो जनप्रतिनिधि को हटा के रख देगी, और जनप्रतिनिधि सही है, पार्टी गलत है तो पार्टी को हटा के रख देगी, लेकिन जनप्रतिनिधि को लेकर एक मिनट से होती आ रही। अनिल जी आखिरी 1-2 मिनट बचेंगे तो और सबसे मेन बात है तिवारी जी, सबसे मेन बात यह है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो संविधान के हिसाब से चलता है। और आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट सब कुछ करेगा। जब वो पूछ सकता है तो निर्णय भी ले सकता है। आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य बोल रहे हैं बार बार, वो पूछने का वक्तव्य बोल रहे हैं, निर्णय का वक्तव्य नहीं बोल रहे हैं। या तो निर्णय ले सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों तर्कों को सुनने के बाद अनिल जी की टिप्पणी ले लेते हैं। इस तरीके की बातें तो आएंगी दोनों पक्षों से। क्या कहेंगे अनिल जी, अगर किसके तर्क में ज़्यादा दम लग रहा है? देखिए, तर्क देखिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। कांग्रेस आज विपक्ष में है तो
तो उसका काम है आरोप लगाना, और भाजपा अगर सत्ता में है तो उसका काम है डिफेंड करना और कांग्रेस के दावों को, आरोपों को खारिज करना। तो ये पहले भी होता आया है, जो भी पोजीशन होती है अकॉर्डिंगली उसके जो है वो बिहेव करती है, पार्टी हो या स्पोक्समैन हो। स्पोक्समैन अपनी बात तो खुद करता नहीं पर्सनली, वो तो जो पार्टी की लाइन है उस पर बात करता है। अमित आज बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की जो लाइन है उनको चुनाव आयोग पर और इस पर करना है, वो बहुत जानकार हैं, काबिल वकील हैं, सब है। सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं भाई, आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट का तो है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनका जो कहना है या उनके जो आरोप हैं, जैसे जो 10-10 दिन आंकड़ों का नहीं आना या आंकड़ों का लेट आना, अपने यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी जो है 10-10 दिन 10-10 घंटे 15-15 घंटे लेट होता था। जो आपने कहा ना 1-2% का फर्क, वो भी क्यों होना चाहिए? आपको सिस्टम इतना अच्छा बनाना चाहिए, सिस्टम में जो भी जो कमियां हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर आप सत्ता में हैं, आपके पास मशीनरी है, आपके पास सारी जो फैसिलिटीज़ है, और आप तो डिजिटल एज है और इतने हाईली जो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट से आप चुनाव करवा रहे हैं, तो फिर आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जो कुछ भी कमियां हैं उसको खारिज करके आपको विपक्ष का मुंह बंद कर देना चाहिए। विपक्ष का मुंह बंद करने में कितना टाइम लगेगा, सारे सिस्टम अगर आप अपडेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इमरजेंसी की बात जो है वो बिल्कुल सच है। इमरजेंसी के बाद जो है कांग्रेस का उस समय सिर्फ कांग्रेस का प्रचार था, अपने जो विपक्ष के सारे नेता तो जेल में थे। अपने यहाँ से भी पुरुषोत्तम कौशिक और बृजलाल वर्मा जैसे लोग जेल में थे, वो जेल से चुनाव जीते हैं। मतलब मौका ही नहीं था किसी के पास, उसके बाद भी चुनाव जीत गए। तो आज भी आपको ये मानना पड़ेगा, जब आप लोकतंत्र कहते हैं, देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर आप संविधान की बात करते हैं, फिर आप अपना लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो तो चुनाव है। फिर जो अब लोकतंत्र की खूबसूरती पे ये आरोप लगाओगे, फिर संविधान पे संविधान बिल्कुल सुरक्षित है, लोकतंत्र पूरा सुरक्षित है, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी सुरक्षित है। आपको हाँ ये जरूर है, जो त्रुटियां हैं उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है, समय की बाध्यता है। अमित जी, आपको जल्दी बोल दीजिए, 30 सेकेंड है। 2009 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने, जो भाजपा के नेता थे, वो एक पुस्तक लिखे थे डेमोक्रेटिक रिस्क, उसके प्रस्तावना आडवाणी जी ने लिखी थी, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम से चुनाव कराना हमेशा शंका को जन्म देता है, ये शंका दूर होनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं, आप लोग उनकी बात मान लेते हैं। 95 सीट्स में डिफरेंस है। महाराष्ट्र में फॉर्म 17C उनको नहीं दिया गया था, और उसमें डिफरेंस 95 सीट पे, जिसका आज तक निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए हम शंका हमारे को होती है और हम प्रश्न उठाते हैं। चलिए, और ये शंका बनी हुई है। उम्मीद है कि एक ऐसा समय आएगा जब इन शंकाओं का निदान होगा और विश्वास लोकतंत्र पर भी बढ़ेगा, चुनाव आयोग पर भी बढ़ेगा। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमें KS चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।